365 डेज का लॉग मैंने कलेक्ट करके रख लिया है। तो अब मैं लॉग्स बारी-बारी से, तो देयर इज़ अ क्वेरी, केक्यूएल क्वेरी होता है जो आप जाके और उसमें आप सब फ़िल्टर कर सकते हो। कैसे आप डीबीएस डेटाबेस में माइक्रो सर्विसेज़ में क्या होता है कि आप हर एक जो टूल्स होते हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें बाइंडिंग रहती है, राइट? जो आप बैकएंड में कॉल करते हो, जैसे आपका फ्रंट एंड हो गया, मिडलवेयर हो गया, डेटाबेस हो गया, देन यू आर गोइंग टू से आपका क्या रहता है कि आप कभी उसको हम लोग एबिलिटी सेट या एबिलिटी ज़ोन में डालते हैं ताकि एबिलिटी 100% रहे। स्केलेबिलिटी के लिए हम लोग उसको लोड बैलेंसर या वीएमएसएस यूज़ करते हैं, वर्चुअल मशीन स्केल से। अब मेरा कोई एप्लीकेशन है जो वर्टिकली एक्सपेंड हो सकता है, ओके? जो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लाउड इंजीनियरिंग के बारे में। क्लाउड, जिसका नाम आपने काफी सुना होगा, अगर आप आईटी फील्ड से हो या नहीं भी हो, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनका आईटी में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इन्होंने अभी तक फुल 10 इयर्स क्लाउड में ही काम किया है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने कैप्जेमिनी से किया, फिर एलटीआई और एसेंचर के साथ काम किया और उसके बाद अभी वो पीडब्ल्यूसी में एक क्लाउड प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, उसका कॉस्ट कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, लॉग कैसे मॉनिटर करते हैं, ये एज्योर होता क्या है, एडब्ल्यूएस क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है। तो इन सब सारी चीजों के बारे में आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ अपने गेस्ट के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहिए और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लाउड की ढेर सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आज के गेस्ट के साथ। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मनीष, आपने अपना कीमती समय मेरे पॉडकास्ट के लिए दिया। थैंक यू रंजन फॉर इनवाइटिंग मी। आज ऐसे मेरा पहला पॉडकास्ट है, बट आई एम ग्लैड टू मीट यू अगेन। या ओके। सो मनीष, आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे जानूंगा टोटल आपका क्लाउड जर्नी के बारे में, क्योंकि आपके पास 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है और आपने अभी तक जितने सारे आपके एक्सपीरियंस है आपने सिर्फ क्लाउड पे काम किया है। तो इस पूरे पॉडकास्ट में जितना सारा डिस्कशन होगा क्लाउड के बारे में होगा, क्लाउड का माइग्रेशन कैसे होता है, एज्योर क्या होता है, एडब्ल्यूएस क्या होता है, उसका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं लॉग को। तो ये सारा कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे कि जो भी मेरे वीडियो जो व्यूअर देख रहे हैं, आइदर वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, जिनको क्लाउड का नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आपका आईटी जर्नी कैसा रहा, कहाँ से स्टार्ट किया। ओके, तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं बिहार से हूँ। मेरा मेरा आईटी मुझे अभी 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है एंड मेरा कॉलेज बैंगलोर में ही था। आई स्टार्टेड फ्रॉम बैंगलोर। मेरी पहली कंपनी वाज कैपजेमिनी, तो वहाँ मैंने एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था। सो मोस्टली वी वर्कड ऑन प्रेम, लाइक विंडोज, स्टोरेज, क्लाउड तो था ही नहीं, लिनक्स। उसके बाद आई मूव टू कोलकाता. So I have been in Capgemini for 3 years. Then I moved to L&T Infotech. वहाँ पे मैं 1 साल था. Then I switched pivot from on-prem to cloud. तो मैंने L&T में after 3 years I moved to cloud. उसके बाद then in 1 year I learned cloud, like basic clouds on L&T with small projects, and then I moved to Accenture. There I got the much exposure in cloud because in Accenture they have a very vast cloud environment and they have so many projects. तो वहाँ मैंने काफ़ी अच्छा क्लाउड सीखा. I have been there for 3 years. I got promotion as well. And then I moved to PwC, and in PwC I have been from like July 2022. 3.5 साल हो चुके हैं. टोटल 10 year of experience भी कंप्लीट हो गया है, एंड राइट नाउ मैं सीनियर एसोसिएट 2 इन PwC. ओके। सो जैसे आपने बोला कि आपने स्टार्टिंग ऑन प्रेम से किया था और फिर आपको उसके बाद क्लाउड पे आए, तो बेसिकली ऑन प्रेम होता क्या है? ऑन प्रेम पूछे. ऑन प्रेम का क्या है कि पहले क्या था, क्लाउड जर्नी के पहले मोस्टली सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जैसे आपका जो भी आपका इन्वायरमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे आपके सर्वर्स हो गए, आपके स्टोरेज हो गए, आपका नेटवर्किंग, एवरीथिंग वाज इन ए डेटा सेंटर. ठीक है. और वो डेटा सेंटर समवेयर फिजिकली तो डेटा सेंटर होगा, राइट? लाइक आज भी डेटा सेंटर है, दैट दे डू एग्जिस्ट इन क्लाउड, बट उस टाइम पे एवरी क्लाइंट और एवरी कंपनी हैव टू मैनेज देयर ओन डेटा सेंटर. ठीक है. उस टाइम पे तो वो था ऑन प्रेम. वहाँ पे भी यू विल हैव द सर्वर्स, यू विल हैव टू कनेक्ट रिमोटली ओनली, बट ओनली डिफरेंस इन क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक इन क्लाउड दैट इज अ पब्लिक.
that Microsoft, AWS, Google, they are giving you a service as an infrastructure. They manage their infrastructure. Okay, you are just taking as a infrastructure as a service or PaaS as a service or DB as a services, all those things. But ऑन प्रेम में ऐसा नहीं है. ऑन प्रेम में you'll have to bear your cost for hardware, you'll have to bear your cost for your networking managers और management की जो टीम होती है, द ग्राउंड लेवल स्टाफ, ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड कूलिंग का जो भी डेटा सेंटर का रनिंग कॉस्ट है, दैट यू विल हैव टू बेयर एज ए कंपनी. आइदर ये कोई भी आपने फ्रैंकफर्ट में डाला या इंडिया में डाला, यूएस में डाला, तो बेसिक वही एक डिफरेंस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका. ओके, एंड ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया. देन द टॉप लेयर इज होस्टिंग, राइट. सो होस्टिंग में भी होते हैं. पहले हम लोग ऑन प्रेम में VMware मोस्टली यूज करते थे, VMware और Hyper-V. सो यू आर यूजिंग VMware. VMware में यू विल हैव टू गेट द कंसोल basically, तो because you cannot go and plug the cable and connect your laptop to directly to the, right, because engineers जो होते हैं, they are sitting remotely, so maybe your data center in the US, you are sitting in the India, so you'll have to connect. So VMware give the console, web console. VMware के भी काफी versions आ गए हैं, like right now it's going around 7+. हमने तो कोर्स से भी स्टार्ट किया है, तो उसमें भी वेब कंसोल ही रहता है मोस्टली. आप जो जो काम जैसे क्लाउड में करते हैं, मोर एंड लेस फीचर उसमें है, बट दैट वाज कॉल्ड द ऑन प्रेम. राइट नाउ इन द क्लाउड we get the public infrastructure like Microsoft का है Azure portal, then we have AWS console, then GCP का है. Those we are getting the cloud, और वहाँ पे other services हैं, and you are everything you are getting in a single console. Okay, that's the beauty of this public cloud. Okay, तो ये ऑन प्रेम से Azure मींस क्लाउड माइग्रेशन जो आपका हुआ, उसका कोई प्रोसेस क्या था, मतलब कैसे आप सो इफ एनीवन वांट टू मूव, तो देखो, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट यू विल हैव द बेसिक नॉलेज, ग्राउंड लेवल तो आपके पास मालूम है आपको कि सर्वर्स कैसे काम करते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, देन हाउ यू आर कनेक्टिंग योर सर्वर्स, नेटवर्किंग कैसे होता है बैकएंड में, राइट, बिकॉज वहाँ पे भी आप वर्चुअल नेटवर्किंग यूज करते हो. यू हैव द नॉलेज ऑफ स्विच राउटिंग. सो आपको अगर क्लाउड में मूव करना है, देन यू विल हैव टू पिक एनी क्लाउड. Like, I'll not say the pick any cloud, like you'd have to stick to only one, but if you want to move, then you can pick one like AWS or Azure or GCP, or then we have OCI also, Oracle Cloud. आप एक पिक कर लो, then you start learning on ऑनलाइन. लाइक सारे आजकल तो क्लाउड प्रोवाइडर के सारे खुद के लर्निंग टूल्स होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी ब्लॉगिंग है, AWS का भी है. उस पे आप जाके डेप्थ नॉलेज लो. इफ यू वांट टू गो विद वीडियोस, देन यू कैन टेक एनी कोर्सेज, लाइक द फ्री कोर्सेज आल्सो ऑन द यूट्यूब, एंड द Udemy में भी काफी लो कॉस्ट है, उसके थ्रू जा सकते हो. देन द मेन थिंग इज वंस यू गेट द नॉलेज फंडामेंटल, एवरी क्लाउड हैव द प्रायोरिटी वाइज वहाँ पे सर्टिफिकेशन, लाइक यू कैन go with a professional. आप फंडामेंटल एसोसिएट से स्टार्ट कर सकते हो. यू गिव द सर्टिफिकेट, अर्न द सर्टिफिकेट, एंड देन in you can switch, like you can start taking the interview for cloud. And okay, so this way I managed to switch in this way. Okay, तो सर्टिफिकेशन पे मैं आपसे बात करूंगा, बट एक एट लास्ट में. बट उसके पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में समझना चाहता हूँ कि Azure और AWS है क्या एक्चुअली, ये काम कैसे करता है. तो मेरा एक क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ उसको माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट कराना, ठीक है. ओके, तो उसमें क्लाउड का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, और इन्वॉल्वमेंट होता है तो क्या क्या प्रोसेस होता है. अब जैसे आपको मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, ओके, देन माइक्रो सर्विस में तो फर्स्ट लेवल की हमारा डेवलपमेंट के ऊपर ही काम आता है मोस्टली, ठीक है. बिकॉज इफ यू हैव एनी एप्लीकेशन, लेगेसी एप्लीकेशन, देन उसको आप क्या करते हैं, माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि आप हर एक जो टूल्स होते हैं आपके, जो सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें बाइंडिंग रहती है, राइट, जो आप बैकएंड में कॉल करते हो, जैसे आपका फ्रंट एंड हो गया, मिडिलवेयर हो गया, डेटाबेस हो गया, देन यू आर गोइंग टू सम अदर पोर्टल आल्सो फॉर पेमेंट, और आप उन लोगों को पॉड्स में मतलब कंटेनराइज कर देते हो, आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो उसको, ठीक है. और अभी क्या होता है कि हमारा एक सिंगल एप्लीकेशन है, वो 2 या 3 सर्वर के ऊपर रिलाय होते हैं. जैसे आपका वेब ऐप हो गया, मिडिलवेयर हो गया, डेटाबेस हो गया, ठीक है. आपका एक अगर सर्विसेज अगर डाउन होती है तो आपका पूरा एप्लीकेशन जो है ना, वो इफेक्ट होता है, राइट. अगर आपका फ्रंट एंड ही काम नहीं कर रहा है, राइट, तो आप फ्रंट एंड काम नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली कोई बंदा मिडिलवेयर काम या डेटाबेस काम कर भी रहा होगा, बट he cannot go to directly to database, right, he have to go through there is a process. तो आप ये जो माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं कि ये सारी चीजें डिवाइड कर देते हैं, उसको हम एक एक एप्लीकेशन में तोड़ देते हैं, उन एप्लीकेशन को फिर हम लोग डिप्लॉय करते हैं कंटेनराइज. अब इसमें आप कह रहे हो कि क्लाउड का क्या रोल होता है. क्लाउड में क्या है कि हमारे पास क्लाउड काफी चीजें जो कंटेनराइज है ना, उसके लिए प्रोवाइड करती है. जैसे Azure में हमारे पास Azure Kubernetes सर्विसेज है, राइट. Kubernetes आपने सुना होगा, दैट इज ए ऑर्केस्ट्रेशन टूल फॉर दिस कंटेनराइजेशन. तो केस वैसे ही इसमें इलास्टिक कुबरनेटिस है जो AWS पे है, ठीक है. उसके बाद गूगल में भी हमारा उस पे है, गूगल का भी कुबरनेटिस है. तो ये सारे टूल्स हैं अपार्ट फ्रॉम कुबरनेटिस. देन आपके पास जो इमेजेस होती हैं, डॉकर इमेजेस, राइट, जो रन करते हो आपने, जैसे
तोड़े हैं ना, राइट, एक एप्लीकेशन को हाँ। तोड़ा है, उसको इमेजेस में डाला है। तो इमेजेस के लिए भी एज्योर पे हमारे पास रजिस्ट्री होते हैं, उस रजिस्ट्री पे आप रख सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको किसी पब्लिक पे जाके रखना है। अगर आप एक प्राइवेट बनाना चाहते हो अपना रजिस्ट्री, तो आप एज्योर के ऊपर रख सकते हो, राइट। तो ये सब चीजें प्रोवाइड करती हैं एज्योर, जो आपको मैनेज करना काफी ईजी हो जाता है। ठीक है। ओके। वैसे तो तो अगर हम्म मेरे पास हम्म कोई माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन है, तो सपोज हम्म। ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या कि जैसे मैं एक सर्विस को मैं एज्योर क्लाउड पे रखता हूँ और एक को एडब्ल्यूएस पे रखता हूँ? आप रख सकते हो, ठीक है, आप रख सकते हो, बट उस पे वही रहता है कि एक एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोज आपके जो आपने एक सर्विसेज है उसको 10 कंटेनराइज कर दिया, तो आपके वो पॉड्स पे जाते हैं। जैसे सपोज क्या है ना कि मेरा वेब ऐप, मैंने कहा था कि मेरा एक वेब ऐप है, वो मेरा एक सर्वर पे चल रहा है। तो हम्म, अभी मैं क्या करूंगा कि उसको मैं सर्वर की जगह 10 पॉड्स, जो पॉड्स होते हैं, पॉड्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। हम्म, वो एक नोड के ऊपर एक पॉड्स क्रिएट होगा, फिर एक नोड क्रिएट होगा उसमें मिडिलवेयर। अगर आपका एक या दो पॉड डाउन भी होगा ना, तो बाकी पॉड्स चलते रहते हैं, ठीक है। और ये ऑर्केस्ट्रेशन टूल का मतलब ही है कि सपोज मैंने दिया है कि मेरे 10 पॉट्स चलेंगे, अगर बाई चांस दो या तीन पॉट्स फेल हो गए तो उसको रिस्टार्ट कर देगा, या उसको डिलीट करके फिर से रिक्रिएट कर देगा, ठीक है, रेप्लिका क्रिएट कर देगा। ये हम्म, सारी चीजें ईजी होती हैं। अब अगर आपका एक पार्ट एडब्ल्यूएस पे, एक एज्योर पे है, तो आप कर सकते हो कि आपका डेटाबेस पर वो एपीआई कॉल और ये जो होती है ना, आपकी लेटेंसी वो काफी डाउन हो जाएगी। फिर आप मैक्सिमम यूज नहीं कर सकते हो एक एप्लीकेशन का, बट पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे बहुत सारा नेटफ्लिक्स है, ये सब रहते हैं जिसके फ्रंट एंड इधर है, उनका स्टोरेज जो है S3 पे है, कुछ ब्लॉक के भी है, तो कुछ डेटा यहाँ से लेकर आते हैं, कोई वहां से निकालते हैं, ठीक है। तो वो सब हम्म। चीजें रहती हैं कंट्राइजेशन में, दैट इज पॉसिबल कि आप एक चीज एज्योर एडब्ल्यूएस पे रख सकते हो। ओके। क्योंकि बट ओनली थिंग मल्टीपल कि लेटेंसी का इशू होता है। मल्टीपल आप क्लाउड यूज करते हो तो फिर उसका कॉस्ट पे भी इफेक्ट होता है, करेक्ट? यस, कॉस्ट फिर आपको बेयर करना पड़ता है, क्योंकि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एकेएस का है, उसके ऊपर नोड्स पूल रहते हैं, राइट। उसके बाद फिर एकेएस भी है, वो बैकएंड में एक सर्वर पे ही चलता है। आपने कौन सा साइज का एकेएस क्रिएट किया हुआ है, उसका आपको कॉस्ट देना पड़ता है। उसमें भी फिर स्केल सेट रहते हैं, अगर जितने ज्यादा पूल्स और जितने ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो इंक्रीज स्केल आउट स्केल इन करते रहता है बैकएंड में ऑर्केस्ट्रेशन टूल। तो ये तो उस सब के कॉस्ट कॉस्ट आपको लगते हैं। तो ये जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका कोई हम्म। अलग से टूल होता है या क्या होता है? कैसे हम लोग उसका मालूम कर पाएंगे किसका? कॉस्ट, अभी मार्केट में काफी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टूल आए हैं, ठीक है, बट इन एडब्ल्यूएस एज्योर ये लोग क्लाउड वॉच और ये जो आप मॉनिटरिंग करते हो ना, इसमें एडवाइजरी रिकमेंडेशन काफी अच्छा है एज्योर के ऊपर। जैसे आपका एक कॉस्ट मैनेजमेंट आ गया है हाँ, हाँ। कि आपका कौन से सर्विसेज के कौन से कॉस्ट आ रहे हैं, ठीक है। आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए फिर उसमें रिकमेंडेशन एडवाइजरी में देता है कि सपोज यू हैव ए वीएम, ओके, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ए वर्चुअल मशीन, कि मैंने एक वर्चुअल मशीन लेके रखा है, दैट इज 16 कोर प्लस 64 GB मेमोरी है, हम्म, बट मेरा यूजेस काफी कम हो रहा है, लाइक फ्रॉम फॉर ए मंथ आई एम गोइंग बिलो 50% और इवन 25%। तो आपको फिर वो एडवाइजरी में और ये रिकमेंडेशन दे देगा दैट योर वीएम वर्चुअल मशीन स्केल साइज, लाइक है ना, ये काफी ज्यादा है, ये आप इतना यूटिलाइज कर नहीं रहे हो, ओके। तो आप इसको चाहो तो डाउन स्केल कर सकते हो, मीन्स आपका जरूरी नहीं है कि ये D16 पे ही काम करे, ये D8 और D4 पे भी आपका चल जाएगा एप्लीकेशन। देन यू कैन स्केल डाउन, और उसके बाद आप टेस्टिंग कर सकते हो, एक दो वीक के लिए आप टेस्ट में डाल के और चेक कर सकते हो, अगर वो सही जा रहा है तो आप उसको स्केल डाउन कर सकते हो। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे स्टोरेज का रहता है, आपको कितना स्टोरेज ले रहे हो उस हम्म। स्टोरेज के ऊपर। तो एक टूल से ज्यादा रहता है कि आपको चेक करना पड़ता है आपको हर एक कंपोनेंट, ओके, कहाँ कहाँ पे आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। और बाकी हेल्प करता है माइक्रोसॉफ्ट के कॉस्ट मैनेजमेंट और एडवाइजरी और ये जितने रिकमेंडेशन टूल्स है ना, हम्म। एजोर मॉनिटर, ये सब आपको हेल्प करेगा बताने में। ओके। तो आई थिंक आपने एडब्ल्यूएस और एजूर दोनों पे काम किया है, करेक्ट? मोस्टली एजोर पे किया है, AWS का इतना ज्यादा नहीं, एक एक या दो स्मॉल प्रोजेक्ट्स तो किए हैं। अगर मैं तुमसे थोड़ा सा पूछना चाहूँ कि अगर दोनों का डिफरेंस, अगर हम्म। आर्किटेक्चर वाइज अगर डिफरेंस कुछ बता पाए आप तो। मोस्टली क्या है, AWS जो है ना, AWS लार्ज स्केल के ऊपर पहले से यूज हो रहे हैं, ओके। मेनी वास्ट कंपनी जैसे नेटफ्लिक्स हो गए और बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं, वो हम्म, AWS के ऊपर है। एज्योर के ऊपर ये मोर काइंड ऑफ एंटरप्राइज लेवल का है, बिकॉज हम्म। एज्योर माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी हैव देयर इकोसिस्टम, ऑफिस 365 है, देन दे हैव डायनेमिक 365, ओके। सो दे हैव एक्टिव डायरेक्टरी एज वेल, सो ऑल the companies are using Active Directory, so their Active Directory integrated with the Azure Active Directory, now they are calling it as Entra ID, okay। सो इनका जो ये कनेक्शन है ना ऑन प्रेम के साथ, एडी के साथ, ग्रुप पॉलिसीज, दो थिंग्स, दे आर वेरी इंटीग्रेटेड सिस्टम, ओके। इन लोगों ने पोर्टल और एज्योर के साथ काफी अच्छे से बनाया है, तो एक लार्ज एंटरप्राइज के लिए काफी इजी हो जाता है एज्योर। तो ये एक वजह होती है जो जो सारी कंपनी मोस्टली एज्योर पे मूव करती हैं। AWS क्या होता है, आपका लार्ज स्केल आपके पास चाहिए मेंटेनेंस, तो बहुत सारी कंपनी AWS पे मूव करती हैं। ओके। तो आप लोग जैसे काम कर रहे हो तो आप भी ये कभी फेस किए होगे कि सर्विस ओवरलोड हो जाता है, तो इस राइट। सिनारियो में आप लोग उसको कैसे ओवरकम करते हो?
सर्विस ओवरलोड का, तो देखिए आपका पास क्या होता है कि आपको कोई भी वीएम में कोई भी सर्विस का होता है, वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। जब आप भी करते हो तो आपका होता है कि मेरा जो सर्विसेज है वो स्केलेबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए 100%। अब वो लोड तो कभी भी बढ़ सकता है, तो उस पर आपका क्या रहता है कि आप कभी उसको हम लोग एबिलिटी सेट या एबिलिटी जोन में डालते हैं ताकि वो एबिलिटी 100% रहे। स्केलेबिलिटी के लिए हम लोग उसको लोड बैलेंसर या वीएमएसएस यूज करते हैं, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। अब मेरा कोई एप्लीकेशन है जो वर्टिकली एक्सपेंड हो सकता है, ओके, जो तो हम वर्चुअल मशीन स्केल सेट यूज कर सकते हैं कि आपका सपोज जैसे आपका जैसे लोड बढ़ा, मैंने दे रखा है कि मेरा एक वर्चुअल मशीन है, अगर ये 80% के ऊपर जाएगा तो 2 नोड और क्रिएट हो जाने चाहिए, मतलब 2 इंस्टेंस और क्रिएट हो जाएगा। फिर मैंने उसको सीपीयू पे लगा के रखा है थ्रेशोल्ड। फिर मैंने टाइमिंग दे के रखा है कि सपोज जब भी मेरा एवरेज 50% के ऊपर जाएगा तो एक नोड डिलीट हो जाना चाहिए, बिकॉज अननेसेसरी कॉस्ट भी नहीं आनी चाहिए ना। तो वर्चुअल मशीन स्केल सेट यूज कर सकते हैं आप। लोड बैलेंसिंग यूज कर सकते हैं, आपने 2 नोड क्रिएट कर दिया है, आप एक लोड बैलेंसर यूज करते हो, लोड बैलेंसर के ऊपर जैसे वेब एप्लीकेशन है, राइट, मोस्ट ऑफ द कंपनी दे यूज एज ए लोड बैलेंसर। तो आपके पास 2 इंस्टेंस हो गए, दोनों का रेप्लिका है, आपने दोनों में सिंक लगा के रखा हुआ है। और आप जब भी एक वेबसाइट हो हिट करते हो तो यू डोंट नो कि विच सर्वर इट इज गोइंग, ओके, प्रायोरिटी के ऊपर रहता है, वेटेज के ऊपर रहता है। तो ये ऐसे हम लोग मोस्टली जो लोड बैलेंसिंग है वो ऐसे ही करते हैं। ओके। हमने 2 सर्वर तो लगा दिया, सामने फ्रंट एंड लगा दिया एज एप्लीकेशन गेटवे और लोड बैलेंसर, तो उससे हमारा बैलेंस हो जाता है लोड। ओके, इसमें मेरे को कुछ 2-3 टर्मिनोलॉजी आपसे समझना था। एक हम्म। कुबरनेटिस, देन हाँ। एकेएस, एंड देन वन ओके। ईकेएस। ठीक है, ओके। ये 3 एक्चुअली होता क्या है? इसके बारे में थोड़ा बता पाओगे? ये सारे कुबरनेटिस ही हैं, कुबरनेटिस एप्लीकेशन है, ठीक है, हम्म। ऑर्केस्ट्रेशन टूल है प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट क्लाउड। जैसे आपने बोला एकेएस, तो ये एज्योर कुबरनेटिस सर्विस हो गया। ईकेएस इलास्टिक कुबरनेटिस, ये एडब्ल्यूएस का हो गया। फिर वैसे एक जीकेएस है शायद, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, गूगल का हो गया। तो ये काम तो मोस्टली सारे सेम ही करते हैं, बट जस्ट प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर। ओके, सो डेवॉप्स भी इसी के अंदर आता है या फिर उसका? डेवऑप्स इज अ डिफरेंट, डेवऑप्स जो है हम लोग का सीआई सीडी टूल रहता है, ओके। ओके। एज़्योर डेवऑप्स यू विल सी, उसमें काफी वास्ट है, उसमें पाइपलाइंस है, आपके सीआई सीडी टूल्स हैं, रेपोज हो गए, उसमें आप रेपोज लाइक वी आर यूजिंग गिटहब राइट टू स्टोर आवर रेपोजिटरीज रिमोटली, वो एज़्योर डेवऑप्स में ही आ गया। यू कैन स्टोर योर ऑल repository to Azure DevOps. In you can say as a single console again Azure has provided to all those things. ओके। पाइपलाइन हम लोग CI/CD करते हैं, जैसे आपको कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट करते हैं, राइट। अभी क्या है कि मोस्टली द कंपनीज आर नॉट गोइंग एज ए नॉर्मल लेगेसी, लाइक दे आर नॉट गोइंग थ्रू कंसोल। अगर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट करना है, सो दे आर नॉट गोइंग थ्रू कंसोल कि आप उसको सारा 1 by 1 VM डिप्लॉय करें। दे आर गोइंग एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। वी आर यूजिंग मोस्टली टेराफॉर्म, राइट। तो वो लोग टेराफॉर्म आईएससी कोड मॉड्यूल पूरा का पूरा क्रिएट कर देते हैं। सपोज आपके पास 5 वर्चुअल मशीन्स है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, या सपोज यू आर डिजाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, सपोज एनी न्यू क्लाइंट केम एंड यू आर डिजाइनिंग, राइट, क्लाउड फाउंडेशन आप सेटअप करते हो, सिक्योरिटी गवर्नेंस पोस्चर्स एवरीथिंग यू डिप्लॉय। उसके पास उनके एप्लीकेशन के लिए उनको कैसा एप्लीकेशन चाहिए, हब एंड स्पोक मॉडल, ऑल दोस थिंग्स यू डिजाइन, देन यू राइट ए कोड एंड यू डिप्लॉय। अब डिप्लॉयमेंट के लिए क्या है कि यू कैन नॉट डायरेक्टली गो एंड डिप्लॉय। हम लोग क्या करते हैं, सीआईसीडी के थ्रू करते हैं, बिकॉज हम लोग को रीयूजेबल भी है ना, राइट। अगर आपने एक मॉड्यूल इंस्टॉल किया या फिर आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोज ईस्ट यूएस में किया, हम लोग को सेम वेस्ट यूएस में करना हो या फिर दूसरे रीजन में करना हो, तो आप एक बार आपने जो कोड लिख दिया टेराफॉर्म का, देन वी कैन रीयूज, राइट। हम इसीलिए उसको मॉड्यूलराइज करते हैं ताकि वो डायनेमिक कोड लिखते हैं ताकि वो बार बार यूज हो सके। तो उसको हम लोग फिर CI/CD में लगा देते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। आपने वो रेपोज में इंस्टॉल किया, उसके बाद आपने एक EML फाइल लिख के पाइपलाइन क्रिएट करा, उसमें आपके टास्क रहते हैं टेराफॉर्म के कौन कौन से कोड्स रहते हैं, वो सब जाएंगे और उसके बाद वो CI/CD के थ्रू इंटीग्रेट होगा और उसके बाद वो डिप्लॉय होगा। तो ये तो टेराफॉर्म इसलिए एक होता क्या है लैंग्वेज है डेवऑप्स। क्या? टेराफॉर्म एक लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्फ़िगरेशन एंसिबल, और टेराफॉर्म ये एंसिबल है जो कॉन्फ़िगरेशन टूल है, टेराफॉर्म इज अ डिप्लॉयमेंट टूल मोस्टली दैट प्रोवाइड ऑल द क्लाउड्स लाइक मोस्टली गूगल, AWS, एज्योर एवरीथिंग, ओके, ये सारे ही करते हैं। इज अ सिंपल टेराफॉर्म, लाइक यू हैव टू राइट द कोड्स, मॉड्यूल्स होते हैं बहुत सारे, उसी के थ्रू डिप्लॉयमेंट होता है। ओके, अब मैं बात करूंगा आपसे, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, सिक्योरिटी। क्योंकि हम लोग सारे चीज अपने क्लाउड में डिप्लॉय कर रहे हैं, तो अगर मैं कोई सर्विस या कोई भी एप्लीकेशन क्लाउड में है, तो उसका सिक्योरिटी कैसे डिसाइड होता है और कितना सिक्योर होता है वो एप्लीकेशन? राइट। तो सिक्योरिटी भी क्या होता है कि हमारे कितना सिक्योर, आपने जो बोला, ठीक है, द क्लाउड इन्वायरमेंट काफ़ी सिक्योर होते हैं, ठीक है, बट उसके सिक्योरिटी मेजर्स जो हम लोग के पास फीचर्स होते हैं, हम लोग को अप्लाई करने होते हैं,
ओके, दैट्स डिपेंड ऑन यू कि हाउ मच सिक्योरिटी यू कैन अप्लाई, राइट? सपोज एक आपने कोई वर्चुअल मशीन या लोड बैलेंसर या आपने कुबरनेटिस क्रिएट करा, ओके, तो उसके सिक्योरिटी के लिए क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज पब्लिक एंड प्राइवेट, कि आपने कोई वीएम या कुबरनेटिस ये पब्लिक है कि प्राइवेट है। तो फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि हम लोग को प्राइवेट एक्सेस हमेशा ही डिनाई करना है, हम लोग को पब्लिक पे ही प्राइवेट पे ही जाना होता है, राइट? पब्लिक आपको डिनाई करना है कि हम लोग के पास वीनेट होते हैं, आप लोग उसको वीनेट इंटीग्रेशन करो, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि प्राइवेट नहीं रहेगा। इन केस इफ यू वांट टू गिव एनी वन टू द प्राइवेट, देन यू कैन गो स्पेसिफिक आईपी, ओके, गो विद पर्टिकुलर, नॉट इनेबल ऑल। ये होता है एक सिक्योरिटी के लिए। द सेकंड थिंग, यू कैन गो विद इंक्रिप्शन, आजकल आ गए हैं मार्केट में, राइट? सो एज्योर में यू हैव एसएससी इंक्रिप्शन, यू हैव ए कस्टमर मैनेज इंक्रिप्शन, यू हैव ए प्राइवेट। तो अगर आपको सपोज माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की आता है, राइट, अगर आपको वो भी यूज नहीं करना है, देन यू कैन यूज द कस्टमर मैनेज, लाइक यू हैव टू गिव योर की, ओके? आप अपना की दो, यू encrypt your data with your own key, and that key also you don't have to store in, you can store in the key vault, okay? ओके। This is the security. Then you have NSG, ये सारा okay? कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका क्लाउड में। सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है। दिस इज द सिक्योरिटी मेजर्स वी विल हैव टू टेक फॉर सिंगल एप्लीकेशन, और यू कैन से एज ए एनवायरनमेंट, ओके? तो इसमें आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट करते हो, इसमें आप फायरवॉल क्रिएट करते हो, उसके बाद आप एज़्योर मॉनिटर यूज़ करते हो, एज़्योर मॉनिटर और लॉग एनालिटिक्स के थ्रू आप डेटा करते हो। अगर आप उसके बाद उसके लॉग्स क्रिएट करते हो, अगर कोई भी ऐसा एनोमलीज सस्पेक्शन आया, आपको किसी ने डिटेक्ट किया, तो आपको ट्रिगर करेगा अलर्ट। दीज आर द सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, ठीक है? ओके, तो ये जो एक जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, देयर में भी चांस हम्म कि वो कभी रॉन्ग भी हो सकता है, राइट? तो अगर रॉन्ग हो गया तो उसको ओवरकम कैसे करते हो आप लोग, कैसे उसको फाइंड करते हो? ठीक। अब अगर सपोज रॉन्ग हो जाते हैं, मोस्टली रॉन्ग इन द सेंस कि सिक्योरिटी पोजर के थ्रू नहीं। सपोज आपने कोई नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ही अप्लाई करा, ठीक है? आपका मेरा कोई एप्लीकेशन है जैसे म्यूलसॉफ्ट या कोई एसएपी एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो, बट दैट इज नॉट कि आप उसके पास ऑन प्रेम से भी कनेक्टिविटी रहता है। मेनी टाइम दे हैव ए डिफरेंट वेंडर ऑल्सो, डिफरेंट थर्ड पार्टी टूल्स के थ्रू भी वो लोग करते हैं, वेयर वेंडर्स आर सिटिंग अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है? तो आपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप या आपने ऐसा कुछ लगा दिया कि मेरा इस आईपी के थ्रू सारा नेटवर्क ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? कभी कभी होता है कि द थर्ड पार्टी और एनी वेंडर नॉट एबल टू कनेक्ट, देन वी विल हैव टू गो विद ट्रबल शूट, कि हम लोग फिर नेटवर्क फ्लो में जाके देखते हैं कहाँ पे। और नेटवर्क वॉचर, आजकल देयर इज अ टूल कॉल्ड नेटवर्क वॉचर, वहाँ पे आईपी फ्लो लॉग्स और आप कनेक्शन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन चेक कर सकते हो, राइट? तो ये सब चीजें होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने एक ऐसा रूल लगा दिया एनएसजी जो आपका एक पर्टिकुलर कनेक्शन ब्लॉक कर रहा है उस आईपी को। तो फिर हम लोग को, अब अगर बाई चांस ऐसा अगर आया, तो फिर आपको क्या करना होता है कि इसको ओवरकम करने के लिए आपको एक नया रूल क्रिएट करना पड़ेगा जिसका हायर प्रायोरिटी रहेगा, ताकि वो सिर्फ एक कनेक्शन अलाउड हो, राइट? तो ये आप से कर सकते हो। आपका फायरवॉल कोई रूल्स रॉन्ग हो गया, तो आप उसको डिलीट करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। अब ये आपको डिटेक्ट कैसे करेगा? एक तो आपके पास इशू आ जाएगा, जैसे आपने कोई रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन किया, या सपोज आपने कोई एक रूल से छेड़छाड़ किया, या मैंने एक रूल क्रिएट करा था विच अलाउ एनी वेंडर टू कनेक्ट, एंड किसी ने आके वो रूल्स डिलीट कर दिया, या फिर उसने डिसअलाउ कर दिया, डिनाई कर दिया, then obviously vendor will come and say that like I'm not able to connect from since this morning। तो ये सब इशू होते हैं, टिकट्स रेज होते हैं, then you'll have to go and trouble shoot कहाँ से क्या इशू था, and then you have to rectify। तो आप ये जो लॉग बोले, आप लॉग मॉनिटर करने के लिए उसका टूल होता है, उसमें कौन सा, उसका नाम क्या है? हाँ, राइट। सो नेटवर्क फ्लो लॉग्स होता है, ओके? सो आप जितने भी होते हैं डायग्नोस्टिक सेटिंग में, आप नेटवर्क वॉचर इज कॉल्ड नेटवर्क वॉचर, ठीक है? यहाँ से आप नेटवर्क को वॉच कर सकते हो। लॉग एनालिटिक्स रहता है, आपको जितने भी लॉग्स आप स्टोर कर रहे हो, आइदर यू कैन स्टोर इन द स्टोरेज अकाउंट और लॉग एनालिटिक्स। उसके बाद आप क्वेरी कर सकते हो। सपोज मेरे पास 365 डेज का लॉग मैंने कलेक्ट करके रख लिया है, तो अब मैं लॉग्स बारी बारी से, तो देयर इज अ क्वेरी, केक्यूएल क्वेरी होता है, जो आप जाके और उसमें आप सर फिल्टर कर सकते हो। कैसे आप डीबीएस डेटाबेस में क्वेरी करते हो, राइट? टेबल, बहुत सारा का टेबल होता है, आप फ्रॉम ये वेयर स्टार ऐसे करके आप करते हो केक्यूएल क्वेरी। वैसे एक क्वेरी रहता है जो आप लॉग्स को सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे देखना है कि लॉग्स की मेरा ये सर्वर के ऊपर इस आईपी से कितने कनेक्शन और कौन सा एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो आप उस लॉग्स में क्वेरी करोगे, तो आपको 365 डेज में आपने जो लॉग्स स्टोर किए हैं उसमें से वो फिल्टर करके आपको रिजल्ट दे देगा। तो और लॉग्स स्टोर करने का होता है कि जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं उसके डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में आप जाके और आप स्टोर कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, दिस यू विल हैव टू स्टोर बाय योरसेल्फ, बिकॉज इसके भी एक अलग कॉस्ट पैरामीटर होते हैं, इसके भी कॉस्टिंग होती है लॉग्स के भी, बिकॉज दैट आल्सो टेकिंग द स्पेस, राइट? तो ये आपको इनेबल करना पड़ता है। वंस यू इनेबल यूर लॉग्स। तो समटाइम अगर कोई प्रोडक्शन इशू आता है, तो आप लोग उसका भी यहीं से फाइंड करते हो रूट कॉज, या फिर उसका अलग प्रोसेस है कुछ? डिपेंड करता है कि जो इशू आया है, वीएम लेवल इशू है, नेटवर्क लेवल इशू है, स्टोरेज लेवल इशू है। अगर सपोज वीएम लेवल इशू है, कोई यूजर लॉगिन नहीं कर पा रहा है, देन वी गो टू द वीएम, चेक करते हैं कि वीएम इशू क्या है, वेदर वी आर एबल टू लॉग इन।
वीएम स्टार्ट एंड स्टॉप तो मतलब फर्स्ट, दैट्स द लास्ट थिंग राइट। कंसोल में जाके चेक करना पड़ता है। उसके बाद आप सीरियल कंसोल में जाके भी चेक करते हो कि आपका आरडीपी सेशंस है कि नहीं है, वीएम हैंग तो नहीं है। ये सब चीजें चेक करते हैं। अगर वीएम लेवल इशू नहीं है तो कनेक्टिविटी लेवल इशू है। वो सब फर्स्ट लेवल तो वही होता है कि इशू है क्या, यू हैव टू आइडेंटिफाई उसका नेटवर्क नेटवर्क इशू है, वीएम इशू है, क्या इशू है। ओके, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप बोले पॉड जनरेट होता है, तो सपोज हम्म। मेरा एक माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन है और ये मैं आपका एज्योर में उसको डिप्लॉय किया हूँ, तो ये पॉड डिसाइड हाँ, होता है, ये आप लोग के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है या फिर मतलब कैसे पॉड डिसाइड होता है कि, क्योंकि समटाइम मैं देखा हूँ ये कि तो पॉड होता है, तीन पॉड होता है। हम्म, ये जो पॉड लेवल होते हैं ये आपका एप्लीकेशन के ऊपर ही रहते हैं। ठीक हम्म, है, सपोज आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट करा पॉड्स, तो आप, हमने बोला ना कि वो कंपोनेंट ब्रेक बाय ब्रेक करता है। तो हाँ, जैसे आपका एक एप्लीकेशन है, उसने आपने डीबी का एक पॉड बना के रखा हुआ है। ठीक है, फिर आपने पेमेंट गेटवे के लिए अलग बना के रखा है, मॉनिटरिंग के लिए एक अलग बना के रखा है, कोई यूजर लॉग इन कर रहा है, गेस्ट लॉग इन के लिए अलग है। तो वो पॉड्स होते हैं। उस पॉड्स में अब वो कितने पॉड्स क्रिएट होंगे वो हमारे ऊपर होता है कि आप कितना स्केलेबल करते हैं। मोस्टली जो पॉड्स होते हैं वो एक एक पॉड्स उन सब पे क्रिएट कर देता है उसके अंदर, नोट्स के अंदर। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कितने पॉट्स चाहिए और कितना स्केलेबल करना है। तो ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन में भी आता है कि मिनिमम कितने पॉट्स क्रिएट करने हैं आपको, 4 पॉट्स, 10 पॉट्स, ये इसके ऊपर रहता है, कॉन्फ़िगरेशन में ही रहता है। ओके, तो एक केस इसका के भी कॉन्फ़िगरेशन में। इसका इफेक्ट कॉस्ट पे पड़ता है क्या पॉड अगर? इसका कॉस्ट नहीं रहता है, आपके ऊपर कितना पॉट्स आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। इस डिपेंड कि आपका साइज कितना है, और कुबरनेटिस का मतलब आपका जो बेस है ना कुबरनेटिस, क्योंकि दैट इज ऑल्सो रनिंग ऑन ए वर्चुअल मशीन राइट, वर्चुअल मशीन और ऐसे सर्वर। तो सर्वर का क्या साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लोड हैंडल करेगा। ओके, ओके, तो अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, अगर मैं एक एडवाइस लेना चाहूँ आपसे, अगर या फिर जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस अपना जर्नी क्लाउड में बनाना चाहते हो, तो अगर मेरे को हम्म। एक क्लाउड इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना है तो उसके लिए क्या क्या रोड मैप हो सकते हैं? आ, सबसे पहले तो वही, अगर कर रहे हो दे डू नॉट हैव एनी क्लाउड नॉलेज, then the first thing कि pick any cloud for the first, because the multi cloud skill is a very good. Okay, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा you will have to explore more clouds, like अभी तो Azure AWS के आगे भी लोग they are going to GCP and OCI also, but अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो pick any cloud, I'll say take the knowledge from basics knowledge from their blogging. Okay, they Microsoft और AWS they repeatedly give weekly, उनका जो एक होता है YouTube वीडियोस आते हैं। Okay, which are the new services they are launching, what are the new features they are launching। कभी कभी किसी सर्विस पे अपग्रेड और जो होता है वो सब के भी वीडियोस आते रहते हैं, यू विल हैव टू फॉलो दोज डेज। एंड आप यूडेमी या फिर जो भी ऑनलाइन पोर्टल है उसके थ्रू आप चाहो तो कोर्स, या यूट्यूब पे काफ़ी सारे फ्री वीडियोस हैं, आप एक नॉलेज दो। वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस कि मेरे को नॉलेज आ गया, देन गो विद द फंडामेंटल सर्टिफिकेशन। जैसे एज्योर का एजी 900 है, एडब्ल्यूएस का भी एसोसिएट वाला है। यू गो विद सर्टिफिकेट्स, आप सर्टिफिकेट लो, देन यू गो विद एसोसिएट सर्टिफिकेट्स और प्रैक्टिस करो। एज्योर और एडब्ल्यूएस आई थिंक दे आर गिविंग, जैसे आई नो फॉर एज्योर दे आर गिविंग $50 फ्री रहता है क्रेडिट कार्ड पे। ओके, यू जस्ट एनरोल एंड 1 मंथ आपका फ्री है, देन यू कैन प्रैक्टिस मच। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, डिलीट क्रिएट आप सब करो प्रैक्टिस, जितना आपको करना है एज्योर पोर्टल के ऊपर, दैट इज फ्री। आप वो करो, ट्राई करो, एंड देन यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। बिकॉज इंटरव्यू से भी मैंने क्या है देखा है रंजन, कि जितना ज़्यादा आप इंटरव्यू दोगे उतने ज़्यादा आपको चैलेंजेस और आपको डाउन साइड दिखेंगे। ठीक है, अभी जब तक हम लोग पढ़ाई करते हैं हम लोग को लगता है कि मुझे सारे टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि अज्योर पे भी एक सर्विसेज नहीं है। आपने अभी काफी कुछ पूछा जैसे कि कुबरनेटिस भी है। तो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं वी गो विद द कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्क, बैकअप, मॉनिटरिंग, दो सिंपल थिंग्स। उस क्योंकि ये सब होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। फिर पैस एज अ सर्विस में आता है वेब ऐप, फंक्शन ऐप, ओके, लॉजिक एप्स, ये सब होते हैं डेटाबेस जो होते हैं सीक्वल डेटाबेस और एज्योर सीक्वल। फिर उसके बाद आता है अभी कुबरनेटिस, देन वी कम एज रजिस्ट्री, देन स्प्रिंग पूल्स, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग। तो आप सारा चीज के ऊपर नॉलेज तो ले नहीं सकते हो। ठीक है, देन वी हैव डिप्लॉयमेंट में टेराफॉर्म आ गया है, पावरशेल है। ठीक है, अभी फिर उसके बाद पहले ARM टेम्पलेट थे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द क्लाउड। बट आप बेसिक से स्टार्ट करो, सर्टिफिकेशन करो, देन गो विद द इंटरव्यू। आप चेक करो कि कौन कौन से क्वेश्चंस और क्या क्या मार्केट में पूछ रहे हैं, डिमांड क्या है, उस हिसाब से आप फिर एक्सप्लोर करो काफी ज्यादा। उसके बाद फिर एक बार तो आपको एक्सपोजर मिल जाता है काम पे, इवन फ्रॉम स्मॉल प्रोजेक्ट, देन आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको नॉलेज आता रहता है। तो सर्टिफिकेशन कितना इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है? अगर आईटी इंडस्ट्री में आप हो और आप अपना स्विच करना चाहते हो एक कंपनी दूसरे कंपनी, तो आप सर्टिफिकेशन कुछ रोल अपना निभाता है क्या, ऐसा कुछ है क्या? सी, हाँ, आई मस्ट से कि करता है मोर देन 60-70%, बिकॉज मेनी टाइम्स द क्राइटेरिया ओनली इज टू हैव दिस, कैंडिडेट मस्ट हैव दिस सर्टिफिकेट्स। ओके, तो लाइक हम लोग बीटेक में कैसे, जब व्हेन यू आर गोइंग फॉर द प्लेसमेंट, तो हमारा एक क्राइटेरिया रहता था 60% होना चाहिए और नो
बैकलॉग्स एंड दोस थिंग। सो बहुत सारे जॉब्स में क्लाउड में ये क्राइटेरिया रहता है, इफ यू वांट कम देन आपका इजी 104 होना चाहिए या इजी 900 होना चाहिए, एज्योर का ये एसोसिएट का एग्जाम होना चाहिए, राइट। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी एलिजिबल फॉर दैट इंटरव्यू। तो कभी कभी होता है ये सर्टिफिकेट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट यू हैव टू फुलफिल। तो आई मस्ट से कि सर्टिफिकेट इज लाइक फास्ट मेजर रोल है उसका, दैट यू मस्ट हैव टू डू। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, वंस यू एंटर देन इवन राइट नाउ the company forces us to do at least one certificate per year. So like you also know like how much the certificates is important. जो भी आज बताया आई थिंक ये काफी हेल्पफुल हुआ, खासकर मैं तो बहुत कुछ सीखा। और मैं आशा भी करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देखेंगे एज फ्रेशर एक्सपीरियंस, उनको काफी कुछ आज नॉलेज मिला होगा क्लाउड के बारे में। क्लाउड कैसे ऑप्टिमाइज होता है, कैसे माइग्रेशन होता है, क्या क्या उसमें होता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, लॉग कहाँ से मॉनिटर करते हैं हम लोग। तो ये सारा कुछ सीखने को मिला आज के वीडियो में आपसे। और रंजित, मैंने भी आपके काफ़ी पॉडकास्ट देखे हैं, काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और मैंने फुल स्टैक के लिए देखा, मैंने एसएपी का देखा। तो आई होप कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको हेल्प हो। जो भी कोई इशू है वो दे कैन कमेंट, हम लोग वहाँ पे क्वेरी आंसर कर देंगे। ठीक है। तो मैं वही व्यूअर से बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी क्लाउड से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो आप मेरे को इस चैनल पे कमेंट करें, या फिर मैं मनीष जी का उनका लिंक्डइन प्रोफाइल टैग कर दूंगा, तो आप उनसे भी आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। डेफिनेटली। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए एपिसोड में, एक नए एम्प्लॉय के नए करियर जर्नी के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एक मिनट में थैंक वीडियो यू।